नमस्कार दोस्तों। आज है 12 तारीख और आज की जो करंट अफेयर टॉपिक रहने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक काला आजार डिजीज़ हो गया, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर ये इश्यूज होते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट होने के रीजंस क्या है। कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ से ऐसे एनिमल्स निकल के जहाँ पे ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा नया ड्राफ्ट अनाउंस किया गया है यूजीसी के द्वारा, जिसके अंदर जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक येल यूनिवर्सिटी होगी, स्टैनफोर्ड होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, ये सब इंडिया के अंदर अपने कैंपसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक टेक्निक होगी जहाँ पे हम किसी की भी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर कोई बड़ा केस है। आपने कई कैसे ऐसे-ऐसे केसेस देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे अपराधी बहुत बड़े अपराध करके आ जाते हैं, है ना? और उन पे वो साबित भी हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को क्या डिनोट करते हैं कि हम अंडर एज हैं अभी, 18 साल से कम हमारी उम्र है और हमको एज एन अडल्ट ना ट्राई किया जाए। इस वजह से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उनकी एज को डिटरमाइन करते हैं, और वो कौन-कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भई इनकी उम्र कितने के अराउंड हो सकती है, ताकि हम उनको एक वैलिड लॉ के अंडर में क्या कर सकें, सज़ा दे सकें। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर मैं चाहता हूँ आप लास्ट तक बने रहें, ताकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो सकें। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा यूजीसी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे यूजीसी ने अभी नए नॉर्म्स को अनाउंस किया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने नया ड्राफ्ट नॉर्म्स यहाँ पे अनाउंस किया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, विदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंडिया में आके अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या-क्या कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने रखे हैं, तो वो देखते हैं अभी कौन-कौन से हैं। पहला तो क्या क्राइटेरिया है, तो केवल और केवल वही यूनिवर्सिटी इंडिया में आके अपने कैंपस को एस्टेब्लिश कर सकती हैं, जिनकी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे कितनी होगी, 500 या 500 से कम होगी, यानी कि टॉप 500 यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग के अंदर वही इंडिया में आके अपने कैंपस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है। उसके लिए उसको कहाँ पे, यहाँ पे आके यूजीसी के अंडर में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे आएगी, तो उसको कौन देखेगा, एक स्टैंडिंग कमिटी देखेगी, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, यूजीसी अपॉइंट करेगा। फिर वो कमिटी 45 दिन के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन को सौंप देगा यूजीसी को, और वो उसके अंदर क्या क्या देखेगा कि भाई इंस्टीट्यूशन की कैसी क्रेडिबिलिटी है, कैसे-कैसे प्रोग्राम्स वो ऑफ़र करेगा, कौन-कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र करेगा और उनका पोटेंशियल क्या रहेगा। इसके बेस पे डिसाइड होगा कि उनको परमिशन दी जाए या नहीं इंडिया के अंदर अपने कैंपस स्थापित करने के लिए। अब देखते हैं सब्सिक्वेंटली विदिन 45 डेज़, 45 दिन के अंदर ही यूजीसी ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को क्या है ना, ग्रांट अप्रूव कर देगा कि भई यहाँ पे आप खोल सकते हो या नहीं। अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो पूरे 2 साल के अंदर-अंदर वो अपने कैंपस को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और जो इनका स्टार्टिंग का अप्रूवल होगा वो केवल और केवल 10 साल का होगा, जिसको बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। मतलब उनको 10 साल के लिए यहाँ पे मान्यता मिल जाएगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ टीचिंग की। तो यहाँ पे क्या है ना, उनके पास पूरी ऑटोनॉमी रहेगी, वो मतलब कि उनके पास पूरी यहाँ पे फ्रीडम रहेगी कि वो अपना स्टाफ इंडिया से या फिर अपना फॉरेन कंट्री से ही अपना स्टाफ यहाँ पे लेके आए और बच्चों को इंडिया के अंदर ही पढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ बाउंडेशन होंगी, वो क्या होगी कि एक तो वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको वहाँ पे कैंपस में जाके ही ज्वाइन करना पड़ेगा और वहीं पे इसको पढ़ना पड़ेगा। जो जो भी क्वालिफिकेशन अवार्डेड होगी स्टूडेंट्स को इंडियन कैंपस के अंदर, वो जो जहाँ पे वो पहले पढ़ाते थे, जो उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है, तो वही के वही अवार्ड्स और क्वालिफ़िकेशन और कोर्सेज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँगे। Such university and colleges cannot offer any program of the study which jeopardize the national interest of India or the standard of higher education in India। तो ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कोई भी ऐसा प्रोग्राम और कोर्स यहाँ पे नहीं पढ़ाएगी जिससे हमारी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को हानि पहुँचे, या फिर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन है ना, उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचे। ऐसा कोई भी कोर्स और ऐसा कोई भी काम ये यहाँ पे नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की, कि यहाँ पे जो भी बच्चे फ़ीस भरेंगे,
है ना? तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी अलाउड टू रिपेट्रिएट फंड्स टू पर पेरेंट कैंपस। तो मतलब कि जो-जो यहाँ पे इनको पैसे मिलेंगे ना, जो फ़ीस के माध्यम से या एक्स वाई ज़ेड किसी भी वे से जितना भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे, उसको ये अपने कंट्री के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा भेजेंगे, जितना भी फंड का मूवमेंट होगा क्रॉस बॉर्डर वहाँ से यहाँ पे आता हो या यहाँ से वहाँ पे जाता हो, तो पूरा का पूरा किसके अधीन में होगा? फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999। मतलब 1999 की फीमा एक्ट के अंतर्गत और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा फंड्स का मैनेजमेंट होगा। और कम यहाँ पे जो भी कैंपस होगा उसको ये पूरी की पूरी क्या होगी, फ्रीडम होगी कि वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर खुद से डिसाइड कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कैप नहीं होगी, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होगी, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगती है कि आप इससे ज़्यादा इस कोर्स का पैसा नहीं लेके जा सकते, फ़ीस नहीं लेके जा सकते। लेकिन वो वाला सीन इनके साथ नहीं होगा। इनको पूरा फ्रीडम रहेगा, ये जितनी मर्ज़ी चाहे फ़ीस वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये फ़ीस है ना, एक रीज़नेबल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव? ये मूव मतलब ये वाला फ़ैसला गवर्नमेंट ने लिया है, इसका रीज़न क्या है? इससे फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा, करीबन 13 लाख स्टूडेंट्स विदेश गए हैं 2022 के अंदर पढ़ने के लिए। ये किसका डेटा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये डेटा है। लेकिन अगर आरबीआई के थ्रू हम बात करें, तो जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए ना, उससे देश का जो 5 बिलियन जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो खर्च हो गया विदेश के अंदर। मतलब यहाँ से हमने कमा-कमा के उन बच्चों की फ़ीस भरी है विदेश के अंदर। उस देश की वहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके अंदर वो पूरा का पूरा पैसा गया है, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। और उसी लॉस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। Allowing foreign university to set up campus in India will also ensure that our students, there are around 40 million pursuing higher education, have access to global equality क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे क्या कही गई है कि जो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर ही सेटअप हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे करीबन 400 मिलियन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, मतलब उनकी पढ़ाई चल रही है, उन्होंने एडमिशन ले रखे हैं, तो उनको भी ऐसी ग्लोबल क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर पाएँगे। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वहाँ पे भी ये बात कही गई थी, मेंशन किया गया था कि हम इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को सेटअप करने वाले हैं या करवाएँगे। एनईपी क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या कहती है कि जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटी होंगी वर्ल्ड की, वो फैसिलिटेट करेंगी, ऑपरेट करेंगी इंडिया में थ्रू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। और वो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होगा? वो होगा यूजीसी के द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स के थ्रू ही वो यहाँ पे काम कर सकेंगे। और इससे एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि इंडिया एक डेस्टिनेशन हब बन जाएगा एजुकेशन का, जहाँ पे हर तरह की यूनिवर्सिटी, हर तरह की टॉप एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कैंपस यहाँ पे मिल जाएगा। और एक और फ़ायदा यहाँ पे ये रहेगा कि देखो, 13 लाख बच्चे तो हमारे हर साल यहाँ पे मिनिमम 13 से 14 लाख बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? और एक बच्चे का खर्चा मिनिमम मान के चलो 35 टू 40 लैक्स यहाँ पे हम पे करते हैं। कि भई विदेश में उसको भेजने में उसका अकोमोडेशन, उसकी फ़ीस वग़ैरह, उसका रहने इवन प्लेन की टिकट्स, इतना कुछ खर्चा उसका आ जाता है 3 से 4-5 साल का। और उस पैसे को भी हम बचा लेंगे। और ऊपर से जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, नीचे श्रीलंका होगी, साइड में पाकिस्तान हो गया। तो इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पे पहले बच्चे यूएस, यूके भेजते थे, अब वो अपने बच्चों को कहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देंगे? इंडिया के अंदर भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक तो हमारा पैसे का लॉस कम होगा, ऊपर से दूसरी कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे आके जो भी बच्चे हैं उनकी फ़ीस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे हमारी इकोनॉमी और बेहतर हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। बढ़िया-बढ़िया इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, वहीं पे जॉब करते हैं, वहीं पे काम करते हैं और उसी देश का उससे फ़ायदा होता है। इंडिया में ही वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहीं से पास आउट होंगे, यहीं की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उनको रख लिया जाएगा, उससे देश की इकोनॉमी को मदद मिलेगी, तो ये ब्रेन ड्रेन वाला काम भी खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा डिफरेंट एज डिटर्मिनेशन टेक्निक। नवंबर 2022 को 4 साल पूरे हो जाएँगे, एक गैंग रेप और मर्डर का केस हुआ था, जहाँ पे एक 8 साल की बच्ची के साथ ये गलत काम हुआ था और उसको मार भी दिया गया था कठुआ के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक एक्यूज़ पर्सन को क्या है ना,
सज़ा देने की बात की गई। मतलब वो एक्यूज़ था इस केस में, जो खुद को क्लेम कर रहा था जुवेनाइल, मतलब कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, जब उसका ऑफ़ेंस यहाँ पे सामने आया। तो कोर्ट ने उसको कैसे ट्रीट किया, एडल्ट, एज़ ए एडल्ट उसको ट्राइड किया, जो सज़ा बनती थी, जो एडल्ट को दी जाती वही उसको दी गई। तो ये कैसे दे पाए? ये देखो, यहाँ पे कुछ डिफरेंट एज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स होती हैं। अगर देखो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ भी लिखवा दो, है ना? वो तो एक वो अलग चीज़ होगी, लेकिन रियलिटी में क्या आपकी एज है वो पता लगाया जा सकता है। इवन उसका नियर अबाउट लगाया जा सकता है कि आपकी एज इतने के अराउंड हो सकती है। उसके अंदर सबसे पहला टेस्ट किया जाता है ओसिफिकेशन, यानी कि बोन्स का टेस्ट होता है, हमारी जो हड्डियां है ना, उनका टेस्ट होता है, उनकी कैल्सिफिकेशन का टेस्ट होता है। साथ ही साथ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। एपिफाइसिस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। देखो, मेरे को इतना इसका ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं ना, जो इनको जोड़ते हैं अपनी हड्डियों को दूसरे पार्ट से, तो इनको बोलते हैं एपिफाइसल लाइन। और ये कितनी मैच्योर है, कितनी पुरानी है, इससे आपकी एक एज का हमको अंदाज़ा लग जाता है। और ऊपर से जो ये बोन है ना, इसका ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये टाइम के साथ आई थिंक बढ़ता जाता है और राउंड होता जाता है। तो इससे भी हम एक तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई उसकी एज क्या होगी, ठीक है? यहाँ पे फीमर होगी, यहाँ पे ये टिबिया, हमारी जो बोन है स्केलेटल की, तो उनको डिनोट किया गया है। और ये बेसिकली हम कौन सी बोन से लगाते हैं, जो कि लार्ज बोन होती है, जो कि बड़ी हड्डियाँ होती है, जैसे कि रेडियस होगी, अल्ना, ह्यूमेरस, टिबिया, फिबुला, फेमर। तो इन हड्डियों से हम यहाँ पे अपनी एज का एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसके अराउंड हमारी नियर अबाउट अपनी एज हो सकती है। फिर बात करते हैं विज़डम टूथ की, जो बिल्कुल लास्ट वाला जो दाँत होता है ना, ये वाला यहाँ पे जो निकलता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना, ये विज़डम टूथ है, ये ऐसे ही स्टार्टिंग की एज में ही नहीं निकल जाता। इसको थर्ड मोलर भी बोला जाता है। और ये लास्ट टीथ होता है जो एमर्ज होता है अपने मुँह के अंदर। और केवल और केवल ये लेट टीनेज ईयर्स होते हैं, लाइक 17-18 हो गया, या फिर अर्ली अडल्टहुड, यानी कि 16 टू 17 की एज में ही निकलते हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरी उम्र 15 साल है और उसको ये टीथ आ रखा हो, विज़डम टीथ, है ना? तो ये सीधी सी बात है कि वो एक तरह से झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि 15 साल की उम्र में किसी को विज़डम टीथ यहाँ पे निकलता हो, बहुत रेयर केस होते हैं कि उनको निकल जाता है, अदरवाइज़ नहीं निकलता। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी नोट किया जा सकता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इससे हम एक ऐसे प्रॉपर ये ठोक बजा के नहीं कह सकते कि हाँ भाई, इस बंदे की एज इतनी ही होगी। फिर जो एक और टेस्ट है, एपिजेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक मतलब यहाँ पे डीएनए के बारे में बात की गई जाएगी, हमारे जेनेटिक मटेरियल की बात की जाएगी। इसके अंदर डीएनए मिथाइलेशन लेवल को चेक किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज के अंदर। यानी कि डीएनए मिथाइलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मिथाइल ग्रुप्स आर एडिड टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स को डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि बाद में कोई रिएक्शन होता होगा। देखो, इस चीज़ के बारे में तो मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं है, बट आपको मैं ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने बता दिए, ठीक है ना? लेकिन ये वाली टेक्निक अभी इंडिया के अंदर एक्सप्लोर नहीं की जा रही है। काफ़ी आई थिंक शायद इंडियन फोरेंसिक साइंटिस्ट के द्वारा अभी इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं रेडियोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में। यहाँ पे बॉडी का एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, वहाँ से देखा जाता है कि हमारी बोन्स की मैच्योरिटी कैसी है, कितनी मैच्योर हमारी बोन हो चुकी है। कि भाई, एक बच्चे की और एक अडल्ट की जो बोन्स होती है उनके अंदर दिन रात का फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। ये जो है ना, होल्ड ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोअर जो है, जो कि 4 से 5 साल के बच्चे का है, ठीक है? यहाँ पे इसके दाँत का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अच्छे से विकसित अभी नहीं हो पाया है। और ये एक अडल्ट का है, यहाँ देखो, ये पूरा फुल्ली ग्रोन टीथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सीटी स्कैन करते हैं, एक्स-रे वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ें हमको क्लियरली यहाँ पे दिख जाती हैं, तो पता लग जाता है कि इसकी एक एज कितनी हो सकती है। और इन्हीं के थ्रू जो है ना, मोस्टली केसेस के अंदर सज़ा भी दे दी जाती है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया? देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार को देख लो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड रिपोर्ट 2016, केवल 72% जो बच्चे बोर्न होते हैं बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, उनको रजिस्टर किया जाता है इंडिया के अंदर। मतलब सारे 100% पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाते। करीबन 26 मिलियन बच्चों में से 10 मिलियन बच्चे
करीबन करीबन 1 करोड़ बच्चे के अराउंड यहाँ पे अनरजिस्टर्ड चले जाते हैं, उनका पंजीकरण नहीं करवाया जाता। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, प्रोवाइडिंग लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग बर्थ रजिस्ट्रेशन इज़ अ स्पेसिफिक टारगेट। तो 16 का टारगेट ये भी है कि आप उनके बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाओ, है ना? According to National Family Health Survey (NFHS), the share of India's institutional delivery has increased to 88.6% in 2019-21। फिर 5 की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फ्रॉम 40.8% इन 2005 से 6। तो 2005 और 6 के अंदर जो सर्वे किया गया था वहाँ पे कितना था 40%, और जो अभी 2019 से 21 में किया गया यहाँ पे क्या था 88%। की भाई इतने जो डिलीवरी होती थी वो फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर होने स्टार्ट हो गई, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पे डिलीवरीज होना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं पनिशमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस, कि भाई अगर बच्चों का पंजीकरण नहीं करवाए तो फिर हमारे पे क्या फ़ाइन लग सकता है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ बाय हेड ऑफ द हाउस, जो घर का मुखिया होता है, अगर उसके द्वारा उनके बच्चों के, उनके घर में जो भी बच्चे हैं उनका अगर यहाँ पे पंजीकरण नहीं करवाया गया तो उसके ऊपर 50 रुपये का फाइन लगाया जाता था, अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। द ड्राफ्ट अमेंडेड टू दिस एक्ट इंटर आलिया प्रोसेस टू इंक्रीज द फाइन ऑफ ₹250 एंड 2000। मतलब इस फाइन को फिर बाद में बढ़ा दिया गया, 250 से 1000 रुपये कर दिया गया, लेकिन स्टिल लोग मतलब अभी भी इसको नज़रअंदाज अंदाज कर देते हैं। वो तो ठीक है कि गवर्नमेंट कई ऐसी जॉब्स होती हैं, प्रोफाइल होती है जहाँ पे काफ़ी चीज़ों का है ना चेकआउट करती हैं, और वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके इस वजह से आजकल लोग भी क्या करवाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने जो जन्म प्रमाण पत्र हैं वो बनवाना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं काला आजार डिजीज़ के बारे में, क्यों न्यूज़ में है ये। काला आजार केसेस इन इंडिया डिक्लाइन हो गए। इंडिया के अंदर काला आजार के केसेस है ना बहुत कम हो गए, करीबन 98.7% ख़त्म हो गए हैं 2007 से। और 2022 की बात करें तो 2007 में कितने थे 44,533 केस थे, लेकिन 2022 की बात करें तो केवल और केवल 834 केस अभी तक आए हैं, जो कि 632 तो एंडेमिक ब्लॉक से आए हैं, मतलब जो काफ़ी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, टाउन हो गए, वहाँ से ज़्यादातर केस आ रहे हैं जो बचे कुचे हैं। लाइक बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल के जो छोटे टाउन्स हैं उनसे ये केसेस निकल के आ रहे हैं। द ओनली ब्लॉक दैट इज़ स्टिल इन एंडेमिक कैटेगरी इज़ लिट्टीपारा, जो कि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड की, जहाँ पे 10,000 में से 1.23 केसेस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक से भी कम केस आ रहा है, मतलब 20 से 30,000 केसेस के अंदर एक केस काला आजार का आ रहा है। और यहाँ पे 10,000 में की बात करें तो करीबन 20,000 की बात कर लो, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2.5 केसेस आ रहे हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ द काला आजार डिजीज़। इसको क्या नाम से भी जाना जाता है, विसरल लेशमेनियासिस, या फिर ब्लैक फीवर या काला बुखार हो गया, दम दम फीवर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी 3 टाइप है। पहला हो गया विसरल लेशमानियासिस, जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, है ना, जो कि काफ़ी सीरियस डिजीज़ है कि हमारे ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं अगर इसको टाइम से मैनेज ना किया जाए तो। फिर बात करते हैं क्यूटेनियस लेशमानियासिस। क्यूटेनियस होता है हमारा स्किन टाइप, तो मतलब ये हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करेगा, जो काफ़ी कॉमन फॉर्म है इसकी। फिर बात करते हैं म्यूकोकुटेनियस लेशमानियासिस, ये भी हमारी स्किन की टाइप है। इसमें भी हमारी स्किन के ऊपर या फिर जो म्यूकोजल लीशियंस हैं, मतलब आपके शरीर पे दाग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो फलवे या फोड़े होते हैं ना उस तरह के बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये होते हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर। और ये होता है किससे, ये होती है एक पैरासिटिक डिजीज़ है, पैरासाइट से होता है, जो कि काफ़ी डेडली है। और किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट लेशमानिया, लेशमानिया की वजह से होता है, जो कि अफेक्ट करता है पीपल मोस्टली लिविंग इन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ग्लोबल एंड नेशनल स्टेटस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग में देखें तो काला आजार सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज है पूरे वर्ल्ड में। एज ऑफ नवंबर 2022 89% ऑफ ग्लोबल केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 8 कंट्रीज़। इसके 89% जो केसेस है ना वो इन 8 कंट्रियों से रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर ब्राज़ील, एरिट्रिया, इथोपिया, इंडिया भी शामिल है। आई थिंक इन फ्यूचर ये निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम 98% तक केसेस को कंट्रोल कर पाए। फिर केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान,
ये ऐसी कंट्रीज़ है जो इसके अंदर में आती है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 11.5% टोटल केसेस जो काला आज़ार के रिपोर्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 90% ऑफ काला आज़ार केसेस इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब 90% काला आज़ार के केसेस कहाँ से रिपोर्ट किए जाते हैं? बिहार और झारखंड से। लेकिन जो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ से एलिमिनेट ख़त्म हो चुका है ब्लॉक लेवल से। जो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं ना, वहाँ से भी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कैसे फैलता है? ये फैलता है एक इन्फेक्टेड फिलोबोटामाइन सैंड फ्लाई की वजह से। कोई मच्छर मक्खी है, उसके काटने से ये फैलता है ह्यूमंस के अंदर। और वो उस मक्खी का नाम क्या है? वो एक फीमेल है, ठीक है? फिलोबोटामाइन उसका नाम है। साइन और सिम्टम की बात करें तो फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपका वेट ख़त्म होना, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है ना? लीवर और स्प्लीन का जो साइज़ है वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको बात करते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? जो सैंड फ्लाई है, जो ये मक्खी है फीमेल, जहाँ पे ये ब्रीड करती है उस जगह को ख़त्म किया जाए, है ना? जिससे कि ये ख़त्म हो जाएगी तो ये काटना बंद कर देगी, और काटना बंद कर देगी तो होगा ही नहीं। और घरों के अंदर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, जो मच्छर मक्खी मारने वाली दवाई है उनका। बेड के ऊपर नेट्स वगैरह लगाए जाए, रिपेलेंट्स लगाई जाए, जो क्रीम वगैरह आती है बॉडी के ऊपर लगाने की, जहाँ से फिर मच्छर नहीं काटते। घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, पूरी साफ़ सफाई होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रिकमेंड करती है कि हमको एमडीए करना चाहिए हर एक एरिया के, मतलब अंदर। तो एमडीए क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मास लेवल पे ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए हर एक जगह पे, तब जाके ये ख़त्म हो पाएगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स का नाम दिया गया है, इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? ये आपको काम नहीं आएगी। तो बस आपको ये थोड़ा एमडीए के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। किस मक्खी की वजह से काटते हैं, इस वजह से, इसका पता आपको बिल्कुल होना चाहिए। ये मन नहीं भूलना आप, ठीक है? अगर ये भूल गए ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेटेड इनिशिएटिव कौन-कौन से हैं। ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएचओ का नया रोड मैप है जो 2021 से 2030 का इन्होंने बनाया है। जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कुछ 20 तरह की इन्होंने बीमारियों को उठाया है, जो कि टर्म की जाती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है? ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी स्टार्टिंग में, करीबन काफ़ी टाइम हो गया। जहाँ पे यूएई ने इसका मुद्दा उठाया था पहली बार। उसके बाद एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की कैटेगरी बनाएगी, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के ऊपर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उनकी कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। और ये 20 बीमारियों को यहाँ पे डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि 2030 तक हम ख़त्म कर देंगे। डब्ल्यूएचओ ने आल्सो एस्टेब्लिश जीपीईएलएफ। ये जीपीईएलएफ क्या है? ग्लोबल प्रोग्राम है जहाँ पे ये एलिमिनेट करेंगे लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस को, विच एम्स टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस, ओन्कोसिरासिएसिस, काला आजार बाई एमडीए। एमडीए क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और इंडिया ने क्या-क्या ऐसी स्कीम्स चला रखी है जिससे ये काला आज़ार को ख़त्म कर पा रहे हैं 2023 तक। तो पहला तो यही है कि पक्का घर बनाने का यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ठान लिया था गरीब लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव-गाँव में बिजली, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट बीमारियों का, है ना? हाई लेवल रिव्यू यहाँ पे किए जा रहे थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था, जिसकी वजह से जितने भी केसेस डिटेक्ट होते थे उनको ध्यान रखा जाता था, उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। डायग्नोस्टिक किट दी जाती थी लोगों को, मेडिसिन और स्प्रे वगैरह यहाँ पे टाइमली करवाए जाते थे, तब जाके ये कंट्रोल में आया था। साथ ही साथ नेशनल काला आज़ार एलिमिनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, जो कि एनएचपी 2002 की पॉलिसी थी, ठीक है? वहाँ पे एक गोल रखा गया था कि काला आज़ार को एलिमिनेट कर देंगे हम इंडिया से 2010 तक, जिसको फिर 2015 तक रिवाइज़ कर दिया गया था। और इसके साथ में इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था बांग्लादेश और नेपाल को। ये ट्राईपार्टिट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। ट्राईपार्टिट मतलब यहाँ पे 3 पार्टियाँ, एक तो इंडिया, फिर बांग्लादेश एंड देन नेपाल। इन तीनों ने मिलके ये मेमोरेंडम साइन किया, जहाँ पे बात की गई कि काला आज़ार को हम ख़त्म कर देंगे इन तीनों कंट्रीज़ और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया रीजन से ही। प्रेजेंटली ऑल प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ अभी स्टार्ट हो रखी हैं, जो कि अम्ब्रेला प्रोग्राम है और किसके अंडर में आता है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। रिसेंटली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंसानों का और जितने भी एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनका आमना सामना होना, है ना? रिसेंटली क्या हुआ ना, एलिफेंट्स और उनका झुंड की आमने सामने होगी वहाँ के लोकल पीपल्स की, कहाँ पे?
केरला की आई थिंक बात है, हाँ केरला की बात है। और उन्हीं एनिमल्स ने रेड कर दिया, मतलब 500 प्लांट्स को ख़त्म कर दिया, जो कि वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में लोगों ने लगा रखे थे। व्हाट इज़ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? It refers to struggle that arises when a presence or behavior of wildlife possesses actual perceived direct recruiting threat to human interest or needs, often leading to disagreement between the group of peoples and negative impacts on people and wildlife। तो यहाँ पे क्या बात किया गया ना कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स का आपस में आमना सामना हो जाता है। एक तो इसलिए ये भी रीज़न है कि हम कई जगह ऐसी हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के पास में कुछ गांव पड़ते हैं, जो जहाँ से एनिमल्स गांव की तरफ भी आ जाते हैं कभी कभी। और ऊपर से उनका जो हैबिटेट है ना वो भी ख़त्म होता जा रहा है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम जंगलों के अंदर घुसते जा रहे हैं जहाँ पे उनका घर है। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो देखो एक ना एक दिन तो आमना सामना होना ही होना है। यही एक रीज़न है जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला ऐसा रिजर्व था जिसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में। इसको कब डेजिग्नेट किया गया? 2012 के अंदर। और इसी के अंदर और दूसरे रिजर्व भी हैं, लाइक मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया। साथ ही साथ साइलेंट वैली भी इसी के अंडर में आती है। कितने एरिया में ये फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 344 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर ये पूरा वानयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है, जो कि बाद में किसके साथ में कंटिन्यू हो जाता है? टाइगर रिजर्व के साथ में कंटिन्यू हो जाता है। कहाँ के? नागरहोल और बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के साथ में कंटिन्यू होता रहता है, मतलब पूरा मिला हुआ है। काबिनी रिवर, जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसके थ्रू होती हुई जाती है, इसके अंदर से जाती है। यहाँ पे किस किस तरह के फॉरेस्ट हैं तो वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। प्लांटेशन किस चीज़ की है? टीक की होगी, यूकलिप्टस, ग्रेवेलिया, इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे अगर आप देखने जाओगे तो। फिर कैसे कैसे एनिमल्स यहाँ पे हैं? एलिफेंट हो गया, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, साउथ बोर, स्लोथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बोनट मैकाउ, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग। और इस तरह के काफ़ी और मैमल्स हैं जो यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स? तो देखो इनको IUCN की रेड लिस्ट की थ्रेटन स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड में है। एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है। और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ की बात करें CMS की अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की स्केड्यूल 1 के अंदर में इनको रखा गया है। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि देखो इतनी मेहनत लगती है इनको बनाने में, तो थोड़ा सा हेल्प करना आपका भी बनता है। और अगर कोई भी कमी वगैरह लगी हो, कुछ मैंने गलत बता दिया हो, या कोई भी आपका सुझाव सजेशन हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और इस पूरी क्लास की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।